नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान नगरपालिका कानून 2009 से रिलेटेड महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो यहाँ से आरओ और ईओ की परीक्षा होगी, उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है पार्ट बी का। तो आज के इस वीडियो में हम संवैधानिक प्रावधान और कानून का परिचय पढ़ेंगे। जी हाँ, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है और इसके अलावा राजस्थान नगरपालिका कानून 2009 में 17 अध्याय और 344 धाराएं कौन कौन सी है, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ से आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। टॉपिक कवर होने के बाद हम इसके क्वेश्चन भी आपके सामने डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम टॉपिक को जानेंगे कि क्या होती है महत्वपूर्ण ये बातें। तो वर्तमान में अगर बात की जाए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जी हाँ, जो नगरपालिका कानून की जो संवैधानिक स्थिति के अनुसार अगर बात की जाए तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नगरीय निकायों के बारे में संविधान में स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, परंतु राज्य सूची की प्रविष्टि में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है। ये ध्यान रखना, नगरीय निकायों के लिए इसमें स्थानीय स्वशासन का जो शब्द है वो दिया गया है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद CCLG का गठन किया गया था राष्ट्रपति के आदेशों से 1954 में। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद, इसका गठन कब हुआ था? 1954 में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में। इस परिषद की अध्यक्षता वर्तमान में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ही करते हैं। जी हाँ, केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? केंद्रीय शहरी विकास मंत्री करते हैं। इस परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था। जी हाँ, 263 के तहत केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद का गठन किया गया था। 1958 से पहले ये परिषद ग्रामीण और शहरी इन दोनों ही क्षेत्रों में विकास के लिए कार्य करती थी। जी हाँ, CCLG जो 1958 से पहले ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए विकास के लिए कार्य करती थी, लेकिन 1958 के बाद में इसी परिषद का जो कार्य क्षेत्र है वो मात्र शहरी स्थानीय शासन तक सीमित कर दिया था, ग्रामीण का हटा दिया था। यानी 1958 के बाद में ये शहरी स्थानीय शासन के लिए इसका जो कार्य क्षेत्र है वो सीमित किया गया था। इसके अलावा संविधान के भाग 9A में स्थानीय निकायों का उल्लेख किया गया। जी हाँ, संविधान के भाग 9A में स्थानीय निकायों का उल्लेख है। अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक नगरीय निकायों के संवैधानिक प्रावधान इसमें चिन्हित है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक नगरीय निकायों का संवैधानिक प्रावधान इसमें दिया गया है। एक एक अनुच्छेद देखते हैं, आइए। तो अनुच्छेद 243P, जिसमें स्थानीय निकायों की परिभाषा दी गई है। स्थानीय निकायों की परिभाषा के बारे में इसमें बताया गया है। कमेटी का अर्थ है म्युनिसिपल कमेटी। इसके अलावा काउंसिल का अर्थ होता है म्युनिसिपल काउंसिल, और मेट्रोपॉलिटन सिटी को महानगर बताया गया है अनुच्छेद 243P में। इसके अलावा म्युनिसिपल का अर्थ बताया गया है नगरीय क्षेत्र। जी हाँ, म्युनिसिपल का अर्थ होता है नगरीय क्षेत्र, जबकि म्युनिसिपल पंचायत का अर्थ होता है ऐसे नगरीय क्षेत्र जो गांव शहर बनने की ओर है। जी हाँ, जो गांव जो शहर बनने की ओर है, ऐसे नगरीय क्षेत्रों के बारे में म्युनिसिपल का अर्थ है वो बताया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243Q में। 243Q में नगर पालिकाओं के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243Q, यानी ऐसे क्षेत्रों को नगर पंचायत कहा गया है जो गांव से शहर की ओर परिवर्तित हो रहे हैं। यानी ऐसे क्षेत्र जो गांव से शहर की ओर परिवर्तित हो रहे हैं उनको नगर पंचायत बताया गया है अनुच्छेद 243Q में। छोटे शहरों को नगर परिषद, जी हाँ, छोटे शहरों को क्या कहा गया है? नगर परिषद। और बड़े शहरों को इसमें नगर निगम की संज्ञा दी गई है। नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 243Q में। उसके बाद अगर बात की जाए अनुच्छेद 243R की, जिसमें नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में बताया गया है। नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में बताया गया है। राजस्थान में त्रिस्तरीय निकायों के तहत नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम का उल्लेख है। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। राजस्थान में त्रिस्तरीय निकायों के तहत, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम का उल्लेख है। नगर पालिका की 3 श्रेणियाँ हैं वो इसमें निर्धारित की गई है। कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नगर पालिका चतुर्थ, वह श्रेणी जहां पर शहर की जनसंख्या 5000 से 25000 के बीच में हो। जी हाँ, जहां शहर की जनसंख्या 5000 से लेकर 25000 के बीच में हो, नगर पालिका चतुर्थ है। नगर पालिका तृतीय,
25,000 से लेकर 1 लाख तक की जनसंख्या वाले क्षेत्र है वो नगर पालिका तृतीय की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा नगर पालिका द्वितीय, जिसे नगर परिषद भी कहा जाता है, 1 लाख से लेकर 5 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में नगर पालिका द्वितीय का गठन किया गया। तो 3 नगर पालिका की श्रेणियां हैं। इसके अलावा 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम गठित करने का प्रावधान है। जहां जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो जाती है वहां पर नगर निगम का गठन है वो किया जाता है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में 213 नगरीय निकाय है राजस्थान में, जिसमें 168 नगर पालिका, 35 नगर परिषद और 10 नगर निगम है। नगर पालिका तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के राजनीतिक पदाधिकारी को चेयरमैन और प्रशासनिक अधिकारी को ईओ कहा जाता है। जी हाँ, राजनीतिक पदाधिकारी को इसमें चेयरमैन कहते हैं नगर पालिका तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए, और वहाँ के जो राजनीतिक पदाधिकारी को इसमें ईओ कहते हैं। इसके अलावा नगर पालिका द्वितीय अर्थात नगर परिषद और नगर निगम का जो राजनीतिक कार्यपाल है वो चेयरमैन, और प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसमें प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए नगरीय निकायों के 3 स्तरों के पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से और इनके अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से पार्षदों के द्वारा किया जाता है। आप सभी को पता है वार्ड मेंबर के जब चुनाव होते हैं जिसमें जनता भाग लेती है, प्रत्यक्ष विधि से इसमें चुनाव होते हैं पार्षद के, और उसके बाद जो अध्यक्षों का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है, क्योंकि उसमें केवल और केवल पार्षद ही भाग लेते हैं। नगरीय निकायों में साधारण सभा द्वारा विकास कार्यों का प्रस्ताव और अनुमोदन किया जाता है। तो नगरीय निकायों में जो साधारण सभा के द्वारा विकास कार्यों का प्रस्ताव और अनुमोदन किया जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243(s) की। जी हाँ, अनुच्छेद 243(s) जिसमें वार्ड सभा के गठन के बारे में दिया गया है। जी हाँ, वार्ड सभा के गठन के बारे में अनुच्छेद 243(s) में दिया गया है। जिन शहरों की जनसंख्या 3 लाख से अधिक है, जी हाँ, जिन शहरों की जनसंख्या 3 लाख से ज़्यादा है वहाँ पर वार्ड सभा का गठन करने का प्रावधान है। वार्ड सभा में वार्ड के सभी वयस्क व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में सदस्य होते हैं, इसमें सभी सदस्य होते हैं वार्ड सभा में सभी सदस्य होते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो। इसके अलावा वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? पार्षद करता है। जी हाँ, वार्ड पार्षद है वो वार्ड सभा की अध्यक्षता करता है, और वार्ड सभा में वर्ष में 2 बार इसकी बैठक करना आवश्यक है। वर्ष में 2 बार इसकी बैठक होती है, और जिसमें 1/10 सदस्यों का कोरम होता है, यानी 1/10 सदस्य इसमें आने ही चाहिए। यदि विशेष बैठक का आयोजन करवाना है तो 1/10 सदस्यों का जो प्रस्ताव लाकर इसमें विशेष बैठक का भी आयोजन करवाया जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 243(t) के तहत अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 243(t) में आरक्षण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। जी हाँ, आरक्षण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। SC, ST, OBC और महिलाओं को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वार्डों, नगरीय निकायों के पार्षदों और अध्यक्षों की सीटों का बंटवारा भी चक्रानुक्रम पद्धति से किया जाता है। तो आरक्षण व्यवस्था अनुच्छेद 243(t) के तहत वर्णित है। उसके बाद अगर बात की जाए अनुच्छेद 243(u) की, तो जहां पर कार्यकाल, जी हाँ, नगरीय निकायों के सदस्यों का कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 243(u) के तहत बताया गया है कार्यकाल, जिसमें नगरीय सदस्यों और अध्यक्षों का कार्यकाल शपथ ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक, यानी 5 वर्ष है वो इसमें कार्यकाल निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 243(u) में कार्यकाल समाप्ति के भीतर 6 माह में चुनाव कराना अनिवार्य है। जी हाँ, 6 माह में चुनाव कराना भी अनिवार्य है कार्यकाल की समाप्ति के भीतर। इसके अलावा अनुच्छेद 243(w) की अगर बात की जाए तो जिसमें नगरीय निकायों के कार्यों का उल्लेख है। जी हाँ, नगरीय निकायों के कौन कौन से कार्य है वो करवाता है नगरीय निकाय, जिसमें 18 कार्यों का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में यह उल्लेख किया गया। तो 18 कार्य कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। जिसमें नगरीय नियोजन, भू उपयोग का नियमन करना, भवन निर्माण की अनुमति देना, जलापूर्ति का कार्य करना, यह नगरीय निकायों का कार्य है। 18 कार्य हैं जिसमें जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सड़क एवं पुल का निर्माण और रख रखाव करना, आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्य करना, अग्निशमन सेवा उपलब्ध करवाना आग लग जाए तो, शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पार्क को विकसित करना, गंदी बस्ती पर नियमन करना, इसके अलावा शहरी गरीबी उन्मूलन करना, पार्क, बाग और खेल के मैदानों की व्यवस्था करना, समाज के कमजोर वर्गों और दिव्यांगों के हितों के लिए कार्य करना, रेन बसेरा, अन्नपूर्णा रसोई तैयार करवाना, इसके अलावा जो जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण, इसके अलावा बूचड़ खानों, कसाई खानों का नियमन करवाना,
ये सभी महत्वपूर्ण कार्य है जो नगरीय निकायों के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें पशुओं के लिए तालाब व्यवस्था और पशुओं के प्रति क्रूरता पर प्रतिबंध लगाना, इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह की व्यवस्था करना और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, पार्किंग, सुलभ शौचालय, मेले आदि का आयोजन करवाना भी यह महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद अगर बात की जाए अनुच्छेद 243 एक्स की, तो जिसमें कर लगाने की शक्ति के बारे में बताया गया। जी हाँ, नगरीय निकायों को टैक्स लगाने यानी कर लगाने की शक्तियों का प्रकार इसमें बताया गया है, जिसमें करों से प्राप्त आय जैसे यूडी टैक्स, हाउस टैक्स, इसके अलावा लैंड टैक्स, इसमें कई प्रमुख है वो टैक्स है जो नगरीय निकाय लगा सकते हैं। गैर करों से प्राप्त आय जैसे फीस, जुर्माना, ये गैर कर से प्राप्त आय है, फीस भी है, जुर्माना है, ये भी नगरीय निकाय वसूल कर सकते हैं। अनुदान से प्राप्त आय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसमें दी जाती है। इसके अलावा शहरी विकास योजनाओं से प्राप्त अनुदान भी प्राप्त होता है। उधार और ऋण से प्राप्त जो आय है वो म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करके भी ले सकते हैं। अब अगर बात की जाए अनुच्छेद 243 वाई, जिसमें वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 जेड, जिसमें नगरीय लेखाओं की ऑडिट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 जेड ए, इसमें नगर पालिकाओं के निर्वाचन हेतु आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन है। अब अगर बात की जाए अनुच्छेद 243 जेड बी की, जिसमें नगरीय निकायों का कानून केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होना। अनुच्छेद 243 जेड बी इसका वर्णन है। अनुच्छेद 243 जेड सी, जिसमें नगरीय निकायों का कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 जेड डी, जिसमें जिला नियोजन समिति का वर्णन है। अनुच्छेद 243 जेड डी, पंचायतों और नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जिला नियोजन समिति का गठन करते हैं। कौन करते हैं? पंचायत और नगरीय निकायों में निर्वाचित सदस्य है वो जिला नियोजन समिति का गठन करते हैं। इसमें पंचायतों के 4/5 सदस्य और नगरीय निकायों के 1/5 सदस्यों का अनुपात रहता है। अनुपात आप जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से आनुपातिक प्रणाली के द्वारा किया जाता है। जिला नियोजन समिति की अगर बात की जाए तो इसमें जो समिति की अध्यक्षता जिला प्रमुख करता है। जी हाँ, जिला नियोजन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? जिला प्रमुख। जिला नियोजन समिति का उद्देश्य जिले के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना और उनका क्रियान्वयन करना है। इसमें कौन कौन से जो कार्य है वो इसमें देखते हैं। नगर और पंचायतों के सामान्य हितों पर आधारित विकास करना, उपलब्ध संसाधनों का विकास करना, यह जिला नियोजन समिति के प्रमुख कार्य है। राज्यपाल द्वारा किए गए कार्यों को करवाना, जी हाँ, दिए गए कार्यों को करवाना भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं 243 जेड ई की, महानगर नियोजन समिति। जी हाँ, महानगर नियोजन समिति 243 जेड ई में यह वर्णन है। महानगर नियोजन में महानगरों से निर्वाचित पार्षदों की संख्या 2/3 और पंचायतों के पार्षदों की संख्या 1/3 होती है। महानगर नियोजन कानून 1994 के तहत नगरीय निकायों का सर्जन करता था। तो कानून आप याद रखना, महानगर नियोजन कानून 1994, जिसके तहत नगरीय निकायों का सर्जन है वो किया जाता है। महानगर नियोजन में महानगरों से निर्वाचित पार्षदों की संख्या 2/3 और जो पंचायतों के पार्षदों की संख्या इसमें 1/3 होती है। अनुच्छेद 243 जेड जी, जिसमें चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप न होना, इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 243 जेड जी में। तो निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि जो स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद निर्धारित समय पर चुनाव होने लगे और निर्धारित कार्यकाल पूरा होने पर 6 माह में चुनाव कराना भी निर्धारित किया गया था। राज्यों द्वारा निकायों की शक्तियों का हस्तांतरण किया गया। निकायों द्वारा विकास कार्यों का प्रस्ताव, अनुमोदन और क्रियान्वयन भी किया जाने लगा। तो ये संवैधानिक जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार हमने जाना। अब आइए जानते हैं एक नज़र राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत। जी हाँ, राजस्थान नगर पालिका कानून 11 सितंबर 2009 को राजस्थान विधानमंडल द्वारा इसे पारित किया गया था। राजस्थान विधानसभा ने 11 सितंबर 2009 को राजस्थान नगर पालिका कानून पारित किया था। इसका प्रसार छावनी क्षेत्रों को छोड़कर, जी हाँ, छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में प्रभावी है। इसमें 17 अध्याय और 344 धाराएं हैं। जी हाँ, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो हम पढ़ रहे हैं जिसमें 17 अध्याय है और 344 धाराएं हैं। आइए देखते हैं। तो अध्याय 1, जिसमें प्रारंभिक जो पारिभाषिक शब्दावलियां दी गई है। अध्याय 1 में अगर बात की जाए धारा 1 और 2 के तहत
दूसरे अध्याय में नगर पालिकाओं का गठन के बारे में प्रावधान है। धारा 3 से लेकर 50 तक वर्णन है अध्याय 2 में। अध्याय 3 जिसमें कार्य संचालन और वार्ड समिति के बारे में बताया गया है, धारा 51 से लेकर 60 तक, जी हाँ 51 से 60 तक अध्याय 3 में जो कार्य संचालन और वार्ड समिति के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 जिसमें नगर पालिका संपत्ति के बारे में बताया है, धारा 67 से लेकर 75 तक इसमें वर्णन है। उसके बाद अध्याय 5 जिसमें नगर पालिका वित्त के बारे में बताया है। जी हाँ, यहाँ पर 76 से 89 तक नगर पालिका वित्त का इसमें बताया गया अध्याय 5 में। अध्याय 6 की अगर बात की जाए तो अध्याय 6 जिसमें लेखा और लेखा परीक्षण के बारे में वर्णन है। 90 से लेकर 100, जी हाँ 90 से लेकर 100 तक धाराएं हैं जिसमें लेखा और लेखा परीक्षण के बारे में बताया गया है राजस्थान नगर पालिका से संबंधित। फिर अध्याय 7 जिसमें नगर पालिका राजस्व का वर्णन है, धारा 101 से लेकर 140 तक इसमेमें वर्णन है अध्याय 7 में। अध्याय 8 जिसमें उधार नगर पालिकाओं से संबंधित उधार के बारे में वर्णन है, धारा 141 से लेकर 151 तक वर्णन किया गया है। उसके बाद अध्याय 9 जिसमें वाणिज्यिक परियोजनाएं, निजी क्षेत्र सहभागिता करार एवं अन्य अभिकरणों को समुन्देशन के बारे में बताया है, धारा 152 से 155 तक अध्याय 9 में दिए गए हैं। इसके बाद अध्याय 10 जिसमें आर्थिक और विकास योजना के बारे में दिया गया है, धारा 156 से लेकर 158 तक इसमें दिया गया है आर्थिक विकास और योजना के बारे में। अध्याय 11 जिसमें नगरीय विकास और नगर योजना से संबंधित वर्णन है, धारा 159 से लेकर 199 तक। फिर आता है अध्याय 12 जिसमें नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध के बारे में बताया गया है, धारा 200 से लेकर 297, जी हाँ 200 से लेकर 297, जहाँ पर नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध के बारे में दिया गया है। अध्याय 13 जिसमें अभियोजनवाद आदि के बारे में बताया है, धारा 298 से लेकर 308 तक इसमें वर्णन है अभियोजनवाद जो नगर पालिका से संबंधित है। इसके अलावा अध्याय 14 की अगर बात की जाए तो इसमें नियंत्रण के बारे में है, धारा 309 से लेकर 327 तक। उसके बाद अध्याय 15 जिसमें कर्मचारी वृंद के बारे में यानी स्टाफ के बारे में बताया नगर पालिका में, धारा 328 से लेकर 336 तक इसमें दिए गए हैं। अध्याय 16 इसमें नियम, विनियम और उपनियम के बारे में है, धारा 337 से लेकर 341 तक इसमें दिया गया है। और उसके बाद जो अंतिम अध्याय है अध्याय 17 जिसमें प्रकीर्णन यानी धारा 342 से 344 तक दिया गया है। तो 18 अध्याय गीता में है, लेकिन यहाँ पर आपको 17 अध्याय ही पढ़ने हैं और इसमें 344 धाराएं भी दी गई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।